कभी सोचा है 1 अरब से भी ज्यादा लोगों को गिनना कैसा लगता होगा। ये दुनिया के सबसे बड़े कामों में से एक है। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, भारतीय जनगणना, और खास तौर पर 2011 की उस ऐतिहासिक गिनती के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि आज हम इस सफर में क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि ये गिनती आखिर है क्या। फिर थोड़ा इतिहास में चलेंगे, 2011 के कुछ ज़बरदस्त आंकड़ों पर नज़र डालेंगे। फिर जनघनत्व को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि इन सब का मतलब क्या है। तो सबसे पहले एकदम बेसिक बात, ये जनगणना आखिर है क्या। देखिए, ये सिर्फ लोगों को गिनने का काम नहीं है। ये एक तरह से पूरे देश का एक्सरे है, जो हमें बताता है कि एक देश के तौर पर हम कौन हैं। और हाँ, ये कोई मामूली सर्वे नहीं है, ये हमारे संविधान का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। आर्टिकल 246 के तहत ये एक संवैधानिक जिम्मेदारी है, मतलब ये करना ही करना है। इसी के आधार पर तो देश के भविष्य की प्लानिंग होती है। 2011 की जनगणना का नारा था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और ये लाइन अपने आप में सब कुछ कह देती है। इन्हीं आंकड़ों से तो तय होता है कि कहाँ नए स्कूल चाहिए, कहाँ अस्पताल की ज़रूरत है, कहाँ सड़कें बननी हैं। एक तरह से ये देश के आने वाले कल का ब्लूप्रिंट है। अच्छा, 2011 का ये जो इतना बड़ा काम था, ये कोई एक दिन में शुरू नहीं हुआ। इसकी जड़ें हमारे इतिहास में बहुत गहरी हैं। चलिए एक नज़र डालते हैं कि ये सफ़र शुरू कहाँ से हुआ। ये जो परंपरा है ना, ये बहुत पुरानी है। इसकी शुरुआत करने का श्रेय हेनरी वॉल्टर जैसे लोगों को जाता है, जिन्हें भारतीय जनगणना का पिता भी कहा जाता है। उन्होंने ही इस बहुत बड़े काम की नींव रखी थी। और ये देखिए, इससे पता चलता है कि हमने कितना लंबा सफ़र तय किया है। 1872 में पहली कोशिश हुई, फिर 1881 में पहली बार ठीक ढंग से एक साथ पूरे देश में जनगणना हुई, और फिर आया 1951, जब आज़ाद भारत ने अपनी पहली गिनती की। चलिए अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। अब हम सीधे आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि 2011 में भारत की तस्वीर असल में थी कैसी। सबसे पहले वो नंबर जो सबको चौंका देता है, 121 करोड़। जी हां, 1.21 अरब लोग। इसका मतलब पता है क्या है? 2011 में दुनिया में हर 6 में से एक इंसान भारतीय था। यह आंकड़ा ही हमारे देश की विशालता बताने के लिए काफी है। अगर हम आबादी को महिला पुरुष में बांटकर देखें तो पता चलता है कि पुरुषों की संख्या थोड़ी सी ज्यादा थी, करीब 51.5% पुरुष और 48.5% महिलाएं। ये छोटा सा दिखने वाला अंतर भी समाज पर बहुत बड़ा असर डालता है। और यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि भारत में कितनी ज्यादा विविधता है। जरा सोचिए, एक तरफ मिजोरम का सरचिप जिला है, जहां लगभग हर कोई पढ़ा लिखा है, 98% से भी ज्यादा, और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश का अलीराजपुर, जहां साक्षरता दर 37% के आसपास थी। एक ही देश के ये दो अलग अलग चेहरे हैं। ये जो फर्क है ना, ये लिंगानुपात में और भी साफ दिखता है। एक तरफ पुडुचेरी का माहे है, जहां हर 1000 पुरुषों पर 1176 महिलाएं हैं, मतलब महिलाएं कहीं ज्यादा। तो दूसरी तरफ दमन को देखिए, जहां यह आंकड़ा सिर्फ 533 है। ये नंबर्स समाज के संतुलन के बारे में बहुत कुछ बता जाते हैं। जनगणना ने कुछ ऐसी बातें भी सामने लाएं जो वाकई हैरान करने वाली थीं। जैसे कि नागालैंड देश का एकमात्र ऐसा राज्य था जहां की आबादी बढ़ने की जगह घट गई थी। जी हां, नेगेटिव ग्रोथ रेट, यह अपने आप में एक बहुत ही असाधारण बात थी। तो बात हुई 1.21 अरब लोगों की। ये एक बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन कहानी सिर्फ नंबर की नहीं है। कहानी ये भी है कि ये सब लोग रहते कहाँ हैं। चलिए आप एक और मजेदार कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जनसंख्या घनत्व। हम अक्सर ये शब्द सुनते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी या जनसंख्या घनत्व, पर इसका असली मतलब क्या है और ये इतना जरूरी क्यों है? बहुत आसान है। इसे ऐसे समझिए कि 1 वर्ग किलोमीटर के एरिया में, मतलब 1 किलोमीटर लंबे और 1 किलोमीटर चौड़े इलाके में कितने लोग रहते हैं। इससे पता चलता है कि किसी जगह पर कितनी भीड़ है और वहां की जमीन और संसाधनों पर कितना दबाव है। 2011 में पूरे भारत का औसत था 382, मतलब हर वर्ग किलोमीटर में 382 लोग। लेकिन क्या यह औसत पूरी कहानी बताता है? बिल्कुल नहीं। असल में औसत अक्सर हकीकत को छुपा देते हैं। और ये देखिए, असली तस्वीर तो यहां है। एक ही देश की दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं। सोचिए, एक तरफ बिहार है, जहां एक छोटे से
1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 1100 से भी ज्यादा लोग रह रहे हैं, और दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश, जहां उतने ही बड़े एरिया में सिर्फ 17 लोग। ये फर्क सच में हैरान कर देता है। अगर हम सबसे घनी आबादी वाले राज्यों को देखें तो बिहार और पश्चिम बंगाल सबसे ऊपर हैं। फिर केरल का नंबर आता है। इससे साफ पता चलता है कि देश के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में जमीन पर कितना ज्यादा दबाव है। और वहीं दूसरी तरफ वो राज्य हैं जहां सबसे कम घनत्व है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, जम्मू कश्मीर, ये ज्यादातर पहाड़ी इलाके हैं, और जाहिर है कि वहां की मुश्किल भौगोलिक परिस्थितियां भी इसका एक बड़ा कारण है। वैसे इतिहास में एक बहुत ही दिलचस्प वाकया है। एक ऐसा भी दौर था जब भारत की जनसंख्या बढ़ने की जगह घट गई थी। साल था 1921, जिसे द ग्रेट डिवाइडिंग ईयर भी कहते हैं। उस दशक में अकाल और महामारियों की वजह से जनसंख्या घनत्व असल में कम हो गया था। तो इतने सारे आंकड़ों और बातों के बाद आखिर इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? हमें क्या बातें याद रखनी चाहिए? संक्षेप में कहें तो 2011 की जनगणना एक विशाल, विविध और विरोधाभासों से भरे देश की कहानी है। 1.21 अरब लोगों की गिनती, एक ऐसा देश जहां एक तरफ जबरदस्त भीड़ है तो दूसरी तरफ मीलों तक खाली जमीन। और यही कहानी भारत के भविष्य की योजनाओं का सबसे जरूरी आधार है। लेकिन एक मिनट रुकिए, ये कहानी तो 2011 की है, एक दशक से भी ज्यादा पुरानी। तब से लेकर आज तक गंगा में बहुत पानी बह चुका है, भारत बहुत बदल गया है। तो सवाल ये है कि अगली जनगणना हमें अपने अरबों लोगों के बारे में क्या नई और चौंकाने वाली कहानियां सुनाएंगी? और सबसे बड़ा सवाल, वो कहानियां हमारे आने वाले कल को कैसे बदलेंगी?